Good morning, students. Today we are going to start with the next part of our first chapter of Maths 1, which is Mathematical Logic. Let's just revise the concept which we have seen in the last session. In the last session we have seen what is statement. Statement या फिर sentence क्या होता है ये हमने previous इसमें देखा था. It is any sentence that gives us the sensation of true or false. That sentence is either true or false. ऐसा कोई भी sentence जिससे हमें ट्रू या फॉल्स की इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, बता है कि नहीं. सो देयर आर बेसिकली टू ट्रूथ वैल्यूज, वन इज ट्रू अदर इज फॉल्स. ट्रूथ वैल्यूज ऑफ स्टेटमेंट वो टॉपिक भी हमने देखा है, जिसमें स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू मतलब वो सही है या गलत है ये उसकी ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी, बता है कि नहीं. तो वो फॉल्स या ट्रू दोनों में होता है. दैट ऑल्सो वी हैव सीन. देन वी हैव सीन नेक्स्ट टॉपिक एज द लॉजिकल कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स मतलब क्या करेंगे, कनेक्ट करने का काम करते हैं. दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करने वाले टर्म्स को या फिर वर्ड को हम क्या कहते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स. वी हैव सीन 3 कनेक्टिव्स इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस सेशन. फर्स्ट वाज कंजंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस इनवर्स वी, दैट मीन्स उल्टा वी. ठीक है, जब कभी भी दो स्टेटमेंट्स को एंड से कनेक्ट करा जाता है तो मैथमेटिकल लॉजिक के टर्म्स में हम उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं. सेम फॉर दिस पर्टिकुलर डिसजंक्शन, इट स्टैंड्स फॉर और. तो जब कभी भी किन्हीं दो स्टेटमेंट्स को हम और से कनेक्ट करते हैं, ओके, तो मैथमेटिकल लॉजिक में उसको क्या कहा जाता है, डिसजंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय वी. एंड द थर्ड वन विच वी हैव सीन इज द निगेशन, दैट मीन्स नॉट, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस पर्टिकुलर सिंबल. जब कभी भी किसी स्टेटमेंट का हम निगेटिव पार्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ही इज स्मार्ट, दिस इज द स्टेटमेंट. अगर मुझे इसका निगेशन है तो क्या आ जाएगा, ही इज नॉट स्मार्ट, दैट इज द निगेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. एनी प्रॉब्लम? Please see it one. We have seen 3 connectives in the previous lecture. Now we are going to see 2 more connectives of mathematical logic, and the question and the exercise depend on that. The fourth connectives which we are having is conditional statement, which includes if and then. मतलब जिन statements में if and then आता है उनको क्या कहा जाता है, conditional statements, and it is denoted by this arrow. जैसे conjunction उल्टा v से, डिसजंक्शन वी से, निगेशन इस सिंबल से, वैसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है वो सिंगल एरो के सिंबल से बताया जाता है. ठीक है, मतलब इफ़ वाला जो कंडीशन होता है एंड देन क्या होता है, रिजल्ट. मतलब इफ़ दिस हैपन्स देन दैट इज गोइंग टू हैपन. इफ़ ये कंडीशन फॉलो करेगी. अब अगर एग्जाम्पल है आपके सामने तब आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली समझेगा. मैंने 2 स्टेटमेंट्स लिए. पहला पी स्टेटमेंट है देयर इज़ अ रेन, एंड दूसरा स्टेटमेंट क्यों, द मैच विल बी कैंसल. ठीक है, अगर मैंने इस स्टेटमेंट को वर्बल इसमें लिखा, वर्बल में कैसे लिखा, इफ देर इज अ रेन देन द मैच विल बी कैंसल. इफ एंड देन, बराबर है, इफ एंड देन इज गिवन और देयर. अब इफ देर इज अ रेन दैट मीन्स अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब दिस इज द कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या हो रहा है, तो मैच विल बी कैंसल्ड. मतलब ये क्या है, उसका रिजल्ट है. मतलब इफ़ के बाद कंडीशन होती है और देन के बाद क्या होता है, रिजल्ट होता है. नाउ वी नो ये स्टेटमेंट अगर होगा तो वो इम्प्लीकेट करता है या फिर वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, देन क्या होता है, मैच विल बी कैंसल्ड. तो ये कौन सा हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट. तो जो कंडीशन होती है वो पहले लिखते हैं हम, देखो पी लिख लिया. इम्प्लाइज और इम्प्लीकेट मतलब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्यू. क्यू मतलब क्या, मैच विल बी कैंसल्ड. एंड दिस इज द सिम्बॉलिक फॉर्म फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. समझ में आ गया ये पार्ट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या होता है. अब इसका ही ट्रूथ टेबल देखते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एंड और के लिए देखा था. इसका ट्रूथ टेबल पहले ये पी स्टेटमेंट, इसको प्रॉपर यू कैन बॉर्डर इट और टेबल के फॉर्म में बना सकते हो. सॉरी थोड़ा गलती हो गई मुझसे, नो इश्यूज. दिस इज पी. पी की वैल्यू टी टी एफ एफ, क्यू की वैल्यू टी एफ टी एफ. ठीक है, अब जब टी टी दोनों वैल्यू, दैट मीन्स टी इम्प्लाइज टी, ऐसा जब है जब ट्रू की वजह से ट्रू इवेंट हो रहा है, मतलब ट्रू कंडीशन है और ट्रू रिजल्ट मिल रहा है, तो फाइनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या आती है, ट्रू होती है. ठीक है, अब सेकंड क्या है, ट्रू कंडीशन है एंड उसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, मतलब फाइनल जो हमें मिल रहा है वो कैसा है, फॉल्स है, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. अब फॉल्स की वजह से हमारा रिजल्ट ट्रू आ रहा है, मतलब रिजल्ट कैसे आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ ट्रू. एंड फॉल्स की वजह से फॉल्स आ रहा है, मतलब गलत स्टेटमेंट की वजह से गलत रिजल्ट आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि दैट इज राइट. अगर गलत इनपुट दोगे तो गलत ही आउटपुट मिलने वाला है, बराबर है कि नहीं. सो इट इज़ बेसिकली ट्रू. तो अगर आप देख सकते हो सिर्फ सेकंड कंडीशन
दैट मीन्स टी इम्प्लाइज एफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी इम्प्लाइज एफ, इसके टाइम पे ही सिर्फ फॉल्स होता है इम्प्लीकेशन में या फिर कंडीशन में, बाकी के सारे कैसे होते हैं, ट्रू होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आपको इस एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ करनी है। इसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ शॉर्टकट में या फिर ईजियर में ध्यान रखने की कोशिश किया करो, ठीक है। नेक्स्ट we are having the next topic as biconditional statement. Let's just see what is biconditional statement. It is also called as double implication and it is denoted by the arrow, two-sided arrow. Implication जो प्रीवियस वाला देखा कंडीशनल, उसमें सिंगल साइड एरो था और सिंगल वे एरो था, इसमें डबल साइडेड है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इट इज डिनोटेड बाय इफ एंड ओनली इफ, मतलब स्टेटमेंट अगर इफ एंड ओनली इफ होगा तो हम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल वगैरह यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ट्रूथ टेबल हम देख लेते एक बार। पी क्यू टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, अगर टी ओनली डबल इम्प्लीफिकेशन की टी मतलब टी और टी होगा तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। और अगर फॉल्स एंड फॉल्स होगा तो आंसर क्या आने वाला है, ट्रू। बाकी के दोनों टाइम मतलब टी डबल इम्प्लीकेशन एफ फॉल्स आता है, एफ डबल इम्प्लीकेशन टी भी फॉल्स आता है। मतलब जब सेम होता है दोनों स्टेटमेंट्स के लिए, ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स, उस टाइम पे हमारा फाइनल वैल्यू क्या आता है, ट्रू, अदर टाइम इट इज़ फॉल्स। इसे शॉर्टकट से आप लोग याद रख सकते हो। अब आप लोगों के रिवीजन के लिए या फिर कंसेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने प्रीवियस सेशन में जो सिखाया था, जो ट्रूथ टेबल सिखाए थे एंड और के लिए, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज वो भी हमें इन एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो पी क्यू दोनों स्टेटमेंट है, पी की वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब पहले ये देखते हैं हम एंड के लिए। एंड के लिए हमने देखा था एंड मतलब अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू होता है। अगर दोनों से में एक भी फॉल्स होगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो ट्रू और ट्रू दोनों ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स मतलब दोनों मिलके, ट्रू एंड फॉल्स मिलके फॉल्स बनेगा, फॉल्स एंड ट्रू बन के भी फॉल्स बनेगा, एंड फॉल्स बन के भी फॉल्स। मतलब एंड के टाइम पे ओनली टी के टाइम पे ट्रू होता है, ऑल द रेस्ट्स आर फॉल्स। सेम वी विल सी फॉर और में ट्रू और ट्रू या ट्रू क्या आएगा, ट्रू। ट्रू या फॉल्स और है ना, ट्रू और फॉल्स, दैट मीन्स एनी ऑफ देम, सो विल कंसिडर ट्रू, तो आंसर आएगा ट्रू। फॉल्स और ट्रू, द आंसर विल बी ट्रू। फॉल्स और फॉल्स दोनों में से कोई भी एक लेना है, बट दोनों फॉल्स है, तो इफ यू पिक एनी ऑफ देम फिर भी यू आर गोइंग टू गेट आंसर एफ। सो दिस इज फॉर और। तो और के टाइम पे क्या आता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी फॉल्स आता है, बाकी सब टाइम पे ट्रू होता है, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट है। एंड के टाइम पे क्या होता है, दोनों ट्रू है तभी ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। और के टाइम पे क्या होता है, दोनों फॉल्स है तभी फॉल्स है, बाकी के सारे टाइम्स ट्रू है। एनी प्रॉब्लम? ये हमने जस्ट रिवाइज कर लिया, ये टॉपिक हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। इट इज़ नेसेसरी इन दिस एक्सरसाइजेस, इसके लिए मैंने ये चीज़ आपको बता दी, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक नाउ we are going to start with the solving of exercise 1.4. In exercise 1.4 the questions which we are going to solve is question number 1 135, in question number 2 135, in question number 3 2 4 6, and question number 5 1 and 3. These questions we are going to solve. Let's just start with the exercise now. If you observe properly in example 1 or they have asked write the following statements in the symbolic form. मतलब आपको क्या करना है, इसका सिंबल लिखना है। अब ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है, प्लीज़ पे अटेंशन, क्योंकि सिंबॉलिक फॉर्म लिखे बिना आप ट्रूथ वैल्यू नहीं फाइंड सकते हो। इसके लिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में सिंबॉलिक फॉर्म समझ लोगे तो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 सॉल्व करना आपको पॉसिबल है। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू द कंसेप्ट विच आर सीइंग नाउ। हम इसका 135 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर का 1 में बोला है इफ़ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज रेक्टेंगुलर, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन वगैरह सब भूल जाओ, इसमें से 2 स्टेटमेंट्स बाहर निकालने हमें, 2 कोई ऐसे स्टेटमेंट्स है जो हमें इसमें से बाहर निकालने। एक स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है, देखो ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, मतलब ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये पहला आपका स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, ये देखो इट इज़ इक्विएंगुलर, मतलब इट इज़ मतलब कौन, ट्राइंगल, ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर, मतलब मेरे पास 2 स्टेटमेंट आ गए। पहले स्टेटमेंट को पी माना, पी क्या मान लिया, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, एंड सेकंड स्टेटमेंट क्यू को क्या मान लिया, ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर। 2 स्टेटमेंट्स कैसे फाइंड किया समझ में आ गया। नाउ आई विल ऑब्जर्व द कंडीशन विच इज गोन देयर। हियर इट इज इफ, हियर इट इज एन। तो इफ दिस कंडीशन इज फॉलोड देन दिस इज द रिजल्ट। तो इफ के बाद जो आता है वो पहले लिखते हैं क्या है, वो ट्राइंगल, तो मैंने लिख लिया सिंबॉलिक फॉर्म ट्राइंगल वाला, इक्विलैटरल वाला, तो पी लिख लिया।
देन मतलब इम्प्लीकेशन, सो मैंने ये सिंगल एरो लिख लिया एंड उसके बाद क्या हो रहा है, इट इज इक्विएंगुलर, इक्विएंगुलर मतलब कौन सा स्टेटमेंट, पी क्यू, सो मैंने क्यू लिख लिया, पी इम्प्लीकेट क्यू, मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तब क्यू होने वाला है, अगर इक्विलैटरल है तो इक्विएंगुलर होने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। समझ में आ गया? सेम वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ रेनिंग। ठीक है, अब इसमें से मुझे स्टेटमेंट्स बाहर निकालने और हमेशा याद रखो एवरी टाइम जो स्टेटमेंट्स आप कंसिडर कर रहे हो पी एंड क्यू, हमेशा हमेशा और हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करने की कोशिश करो। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे एक स्टेटमेंट मुझे दिख रहा है, ये देखो लास्ट वाला, इट इज़ रेनिंग, ये तो मुझे दिख रहा है, बराबर है, ये स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट या अलग है। इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी, नॉट आ गया इसके लिए, ठीक है, अभी नॉट को भूल जाओ, तो फिर बचा क्या, इट इज़ क्लाउडी, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट आ रहा है, तो मैंने पी को मान लिया इट इज़ क्लाउडी एंड क्यू को मान लिया इट इज़ रेनिंग। अब यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पॉजिटिव स्टेटमेंट है दोनों को मान लिया। अब मैं लॉजिकली ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करता हूँ। इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ रेनिंग, मतलब उसका अभी हिंदी में बता रहा हूँ मैं, अगर वो क्लाउडी नहीं है फिर भी बारिश हो रही है, बराबर है कि नहीं, मतलब ये कौन सा वाला आ जाएगा, कंडीशनल वाला। मतलब जनरली होता क्या है, क्लाउडी होता है तब बारिश होती है, बराबर है, मतलब कंडीशनल आ जाता है। बट यहाँ पे क्लाउडी नहीं है और बारिश हो रही है, मतलब क्लाउडी नहीं है ये पहली कंडीशन, बट स्टिल इट इज़ रेनिंग, दिस इज द रिजल्ट। बट इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी, नॉट आ गया है, बराबर कि नहीं, हमने पी क्या माना था, इट इज़ क्लाउडी, तो नॉट क्लाउडी को क्या मानोगे आप, निगेशन ऑफ पी, नॉट है ना, नॉट के लिए निगेशन होता है, इसके लिए यहाँ पे पी नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, निगेशन ऑफ पी। ये कंडीशन है, वो क्या इम्प्लीकेट कर रहा है, क्या रिजल्ट दे रहा है हमें, क्या रिजल्ट दिया उसने यहाँ पे, इट इज़ रेनिंग, रेनिंग मतलब क्या हमारा क्यू, तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लीकेट क्यू। समझ में आ गई ये चीज़? इसके लिए लॉजिकल लेवल पे या फिर वर्बल आपका जो वोकेबुलरी है वो आपका अगर स्ट्रांग होगा तो ये चीज़ें ग्रास्प करने में कुछ भी डिफिकल्टीज आएंगी नहीं। दिस इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट, स्टॉक प्राइजेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ, इसको अंडरलाइन कर लो, तो इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। अब काफ़ी इजी इसमें दो स्टेटमेंट फाइंड करना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टॉक प्राइजेस आर हाई, सेकंड स्टेटमेंट स्टॉक्स आर राइजिंग। तो पी को मान लिया स्टॉक प्राइजेस आर हाई, क्यू को मान लिया स्टॉक्स आर राइजिंग। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट से और किससे कनेक्ट हुए, वो इफ एंड ओनली इफ से। इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या, डबल इम्प्लीकेशन, मतलब डबल एरो वाला, सो पी डबल इम्प्लीकेट क्यू, हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? एक बार ठीक से देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 ठीक से सॉल्व करना है सब लोगों ने, बिकॉज इसमें ही सिंबॉलिक फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करके समझ में आता है। देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रूथ वैल्यू। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए आप लोगों को ट्रूथ टेबल काफ़ी हद तक प्रॉपरली पता होना चाहिए। ट्रूथ टेबल हमने 5 कनेक्टिव्स के लिए देखे हैं। पहला देखा था एंड के लिए, एंड के लिए हमने ट्रूथ टेबल देखा था जिसमें अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आता है, बाकी के सारे टाइम पे फॉल्स होता है। दूसरा हमने देखा था फॉल्स के लिए नहीं, दूसरा हमने देखा था डिसजंक्शन मतलब और के लिए, उसमें अगर दोनों फॉल्स है तो ही फॉल्स आता है, बाकी सारे टाइम्स ट्रू होता है। देन वी हैव सीन इट फॉर निगेशन। निगेशन में क्या होता है, अगर ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू आएगा। सेम वी हैव सीन फॉर इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में हमने देखा था, एज वी कैन सी ओवर हियर, इम्प्लीकेशन में हमने देखा था अगर ट्रू की वजह से फॉल्स आ रहा है, ट्रू इम्प्लीकेट फॉल्स, देन ओनली इट इज़ फॉल्स, द रेस्ट टाइम इट इज़ ट्रू। एंड डबल इम्प्लीकेशन में देखा था अगर दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो वो ट्रू होता है, अदर टाइम्स इट इज़ फॉल्स। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। लेट्स जस्ट सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम सॉल्व करने लगे 1, 3 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है इट इज़ नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। अब इट इज़ नॉट ट्रू, नॉट हमें चाहिए नहीं, नॉट को भूल जाओ। तो क्या है बचा स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू दैट 3 - 7 इज़ अ रियल नंबर, मतलब यहाँ पे प्लेन आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है एज इट इज़, तो उसको पी मान लेते हैं। सो पी इक्वल्स टू इट इज़ ट्रू दैट 3 - 7i इज़ अ रियल नंबर, ये हमने स्टेटमेंट मान लिया। अब सोचने की कोशिश करो ये स्टेटमेंट का मतलब सही है या गलत है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स। हमें पता है
3 माइनस 7 आई हमने 11th में देखा था थर्ड चैप्टर विच वॉज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमने देखा 3 माइनस 7 आई इज नॉट रियल नंबर, इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमने जो स्टेटमेंट दिखा है इट इज ट्रू दैट दिस इज रियल नंबर, ये माना हुआ क्या है हमारा गलत है, इस पी की वैल्यू क्या हो जाएगी गलत। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है, 3 एलोज लिख लिए एफ, बराबर है कि नहीं, फॉल्स है। अब हम देखते हैं हमारा दिया हुआ स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या बोला है, इट इज नॉट ट्रू दैट, ठीक है, अब ठीक से समझो, ये नॉट हमने निकाल दिया था, हमने इट इज ट्रू दैट इसको मान लिया था स्टेटमेंट, बट वो स्टेटमेंट कैसा है हमारा गलत है, उसको नॉट लगाना है। हमारा ये स्टेटमेंट क्या बचा हुआ पी, उसको नॉट लगाना है, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन ऑफ पी। फिर से समझो ये चीज, हमने पी क्या माना था, इट इज ट्रू, बराबर है, बट उसको पी माना था, बट क्वेश्चन में क्या दिया था, इट इज नॉट ट्रू, तो हमारे क्वेश्चन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, नॉट पी, तो मैंने लिख लिया नॉट पी या निगेशन पी। अब उसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं, इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ पी का वैल्यू क्या है हमारे पास एफ, तो निगेशन ऑफ एफ, और निगेशन ऑफ एफ क्या होता है हमेशा ट्रू, तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आ गया, इट इज नॉट ट्रू दैट दिस इज द रियल नंबर। एनी प्रॉब्लम, दिस इज ऑल लॉजिकल, ये बात ठीक से समझ लो, दिस इज ओनली अबाउट वर्ड्स, वर्ड्स को कैसे आप अरेंज कर रहे हो, वर्बली कितने स्ट्रांग हो आप लोग इंग्लिश में, दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोइंग टू कंसिडर और यार। अगर आपको वर्बली स्ट्रांग होना तो ये चीज़ें समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट। तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन। तो हम दो स्टेटमेंट्स देखिए कौन सा है, ये देखो, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग वैल्यूज, ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, तो पी मैंने मान लिया एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग वैल्यू रूल, शॉर्ट का यूज किया मैंने यहाँ पे। सेकंड क्या है हमारे पास, मशीनरी इज एन एसेट, क्यों मान लिया मशीनरी इज एन एसेट। अब पहला जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स, इज इट ट्रू और फॉल्स। आपने देखा है अकाउंटिंग, इट इज डेफिनेटली फॉल्स बिकॉज द अकाउंटिंग रूल्स आर ओनली अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज सपोज टू फॉलो दोज रूल्स ओनली, राइट। सो पी की वैल्यू मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, फॉल्स। सेकंड क्या है, मशीनरी इज एन एसेट विच इज द करेक्ट वन, सो इसके लिए क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अब हम क्या करेंगे, दिए हुए स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ, सेकंड स्टेटमेंट मतलब पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, मतलब पहला स्टेटमेंट डबल इम्प्लीकेट सेकंड। अब पी और क्यू के ट्रूथ वैल्यूज रहती है, पी की ट्रूथ वैल्यू क्या है एफ, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एफ, देखो पी की जगह पे मैंने एफ लिख लिया, डबल इम्प्लीकेशन एज इट इज, क्यू कौन है टी, तो मैंने यहाँ पे टी लिख लिया। और जब डबल इम्प्लीकेशन होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, जब दोनों फॉल्स फॉल्स है या फिर दोनों ट्रू ट्रू है तभी हमारी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती है, अदर टाइम वो फॉल्स आती है। यहाँ पे फॉल्स और ट्रू है दोनों अलग है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आने वाली, फॉल्स। मतलब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास था उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो वही लिख लिया, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज नथिंग बट फॉल्स। एनी प्रॉब्लम, एक बार देख लो ये क्वेश्चन, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 दे हैव गिवन द स्टेटमेंट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड एन ऑड नंबर, मतलब 3 ये प्राइम नंबर भी है एंड 3 ये ऑड नंबर भी है, ठीक है। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, एक ही 3 है प्राइम नंबर एंड 3 इज अ ऑड नंबर, सो पी को मान लिया 3 इज अ प्राइम नंबर एंड क्यू को मान लिया 3 इज अ ऑड नंबर। अब उनकी ट्रूथ वैल्यूज देखें, पहला क्या है 3 इज अ प्राइम नंबर, इज इट करेक्ट और नॉट, येस इट इज करेक्ट बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर, सो पी की वैल्यू हमने क्या मान ली, ट्रू। सेकंड 3 इज एन ऑड नंबर, 3 ये ऑड नंबर है, इज इट ट्रू और फॉल्स, येस डेफिनेटली इट इज ट्रू, सो क्यू की ट्रूथ वैल्यू पे क्या हो जाएगी, ट्रू। अब हमारा स्टेटमेंट क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म देख लो, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट, मतलब P एंड Q, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q। अब P एंड Q की वैल्यू हमारे दोनों की वैल्यू क्या हमारे पास ट्रू एंड ट्रू, तो इक्विवेलेंट टू ट्रू एंड ट्रू। एंड के टाइम पे हमने देखा है अगर दोनों ट्रू है तभी वो ट्रू आता है, अदर टाइम वो फॉल्स आता है, तो ट्रू एंड ट्रू इज नथिंग बट ट्रू, सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नथिंग बट द ट्रू। समझ में आ गई ये चीज़, एक बार ठीक से देख लो, ये क्वेश्चंस काफ़ी बेसिक है बट ये कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपके। अगर ये पहले 1.4 1.5 तक आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है तो आगे जो हेवियर प्रॉब्लम्स है उनमें आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। थैंक यू, एक बार देखो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 they have given us a condition, let's just see what that condition is.
that condition which they have given is, let me see in the question, in question number 3. In question number 3 they have said if P and Q are true and R and S are the false. मतलब Q और P और Q ये स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड R और S ये स्टेटमेंट जो आपको दिए वो फॉल्स है. देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स. मतलब पी क्यू आपको ट्रू मानना है एंड आर एस आपको फॉल्स मानना है एंड जो आपको स्टेटमेंट्स नीचे दिए जाएंगे उनके वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं. इसका 2, 4, 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, देखो पी एंड क्यू आर ट्रू, आर एंड एस आर फॉल्स. तो पी इक्विवेलेंस टू ट्रू, क्यू इक्विवेलेंस टू ट्रू, आर इक्विवेलेंस टू फॉल्स एंड एस इक्विवेलेंस टू फॉल्स. मतलब जहाँ पे पी और क्यू दिखेंगे ना उसकी जगह पे आपको टी लिखना है विच इज़ ट्रू, और जहाँ पे आर एंड एस लिखेंगे वहाँ पे एफ लिखना है विच इज़ फॉल्स. लेट्स जस्ट सी हाउ टू सॉल्व इट. क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आपको दिया गया है P इम्प्लीकेट Q, ये सिंबल है और के लिए, और R ये सिंबल है एंड के लिए, एंड S. P इम्प्लीकेट Q और R एंड S. गॉट इट. अब जो जो वैल्यूज पता है वो पहले पुट कर दो. P Q पता है हमें T T, तो T ये सिंबल एज इट इज इम्प्लीकेट T इम्प्लीकेट T, और ये क्या दोनों फॉल्स है, फॉल्स एंड फॉल्स. अब ट्राई टू रिकॉल, अगर टी इम्प्लीकेट ट्री होगा, इम्प्लीकेशन टी, तो उसका आंसर क्या होता है ट्रू. तो मैंने यहाँ पे लिख लिया ट्रू. ये पहले ब्रैकेट के लिए आंसर क्या आएगा ट्रू. बीच में सिंबल कौन सा है और का, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया और. फॉल्स एंड फॉल्स, तो आंसर क्या आता है उसका फॉल्स. बराबर कि नहीं, फॉल्स एंड फॉल्स दोनों मिलकर क्या आता है फॉल्स. अब इसको देखो ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई भी एक चलेगा, तो हम ट्रू कंसिडर करेंगे एंड द फाइनल आंसर इज ट्रू. समझ में आ गया. मैंने पहले ही बोला था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रूथ टेबल प्रॉपर्ली पता होना चाहिए. अगर आप लोग बोलोगे सर ट्रूथ टेबल मुझे ठीक ठाक पता है एंड मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, नो यू कैन नॉट सॉल्व इट. फर्स्ट थिंग विच इज मस्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज द ट्रूथ टेबल. आपको ट्रूथ टेबल बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए. अगर वो क्लियर है देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, लेट्स जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 का 4th सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें P इम्प्लीकेट Q, डबल इम्प्लीकेट निगेशन ऑफ P और Q. ठीक है, लेट्स जस्ट सी हाउ टू सॉल्व दिस नाउ. पहले तो हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज पुट कर दे. P और Q दोनों ट्रू है, तो मैंने T इम्प्लीकेट T लिख लिया. डबल इम्प्लीकेट निगेशन भी एज इट इज लिख लिया यहाँ पे. P और Q, P मतलब ट्रू और Q मतलब ट्रू, तो ट्रू और ट्रू लिख लिया. अब देखो T इम्प्लीकेट T हमने ऑलरेडी देखा था, T आता है ट्रूथ टेबल में देखा था. ये डबल इम्प्लीकेशन एज इट इज लिखा, ये निगेशन भी एज इट इज लिखा. अब इसको सॉल्व करो, ट्रू और ट्रू दोनों में से कोई भी एक चलेगा, तो मैं ट्रू लेता हूँ. सो आई टेकन ट्रू ओवर देयर. तो ये T एज इट इज, ये डबल इम्प्लीकेशन एज इट इज, निगेशन ऑफ T क्या होता है हमारे पास, इट इज फॉल्स, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉल्स. अब देखो T डबल इम्प्लीकेशन ऑफ F. डबल इम्प्लीकेशन में हमने देखा है, डबल इम्प्लीकेशन में अगर दोनों ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स है तभी उसका आंसर ट्रू आता है, बाकी के टाइम पे फॉल्स आता है. तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स अलग अलग है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है फॉल्स. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, मतलब फोर्थ सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. देन वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं सब क्वेश्चन. उसमें दिया है, आई एम रीडिंग इट, प्लीज पे अटेंशन प्रॉपरली. निगेशन ऑफ P और R एंड S, इसका निगेशन, एंड निगेशन ऑफ R एंड निगेशन ऑफ S एंड Q. अब देखने में क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लगता है कुछ, बट नथिंग इज लाइक दैट. जस्ट आपको जो वैल्यूज पता है वो सॉल्व करो, वन बाय वन स्टेप वाइज आप लोग सॉल्व करते जाओगे, यू विल गेट द आंसर. तो पहले हमने वैल्यू पुट कर दी. P की वैल्यू T, R की वैल्यू F, S की वैल्यू F, R की वैल्यू F, S की वैल्यू F और Q की वैल्यू T, वो एज इट इज पुट कर दी. अब सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले ये स्टेप में ये वाला, F एंड F दोनों फॉल्स होंगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है F. तो मैंने यहाँ पे F लिख लिया. मतलब T और ये ब्रैकेट था तो इसका आंसर क्या आने वाला है फॉल्स. तो ट्रू और फॉल्स, T और फॉल्स आ गया. ठीक है, अब RHS में देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको F एंड निगेशन ऑफ F. निगेशन ऑफ F क्या होता है ट्रू, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया, F एंड ट्रू, और ये एंड T वाला एज इट इज. अब यहाँ पे देखो ट्रू और फॉल्स बराबर दोनों का ऑप्शन है, तो इसमें से ट्रू हम कंसिडर करेंगे. ये निगेशन एज इट इज, इसका आंसर ट्रू आया वो एज इट इज, ये एंड वाला एज इट इज, ये निगेशन भी एज इट इज. अब F एंड T दोनों में से दोनों लेने, तो कौन सा लोगे F. सो यहाँ पे F बच जाएगा. आगे का सिंबल क्या है
एंड, तो मैंने ये एंड यहाँ पे लिख लिया और ये ट्रू एज इट इज़। बहुत लोगों को लगता है मैंने ये एफ एंड टी एज इट इज़ लिखा है, नहीं, ये एफ एंड टी सॉल्व करके मुझे एफ आंसर मिला, बराबर है, और ये आगे वाला एंड टी मैंने लिखा है, ये एंड टी मैंने यहाँ पे लिखा है। अब और सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज़ रखो, ये निगेशन ऑफ टी क्या हो जाता है, टी का निगेशन मतलब फॉल्स, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फॉल्स, राइट। ये आ गया बीच में सिंबल एंड का, ये निगेशन का सिंबल है। एफ एंड टी, एफ एंड टी क्या होता है, इट इज़ एफ, तो मैंने एफ लिख लिया। ये एफ एज इट इज़, ये एंड एज इट इज़, निगेशन ऑफ एफ क्या होता है मेरे पास, इट इज़ ट्रू। अब मेरे पास क्या है, एफ एंड टी, एफ एंड टी मतलब फाइनल आंसर हो जाएगा एफ। ये सब मुझे क्यों समझ में आ रहा है या फिर वाई एम आई एबल टू सॉल्व दिस विद दिस मच इज बिकॉज आई एम वेल अवेयर ऑफ द ट्रूथ टेबल। मैंने पहले ही बोला, अगर आप लोगों को ट्रूथ टेबल ठीक से पता है तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट जाना नहीं चाहिए। अब वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5, which is they have given if P is a statement which gives his swims and Q is a statement water is warm, then they have asked you give the verbal statements for the following symbolic statements and we are going to solve first and third. So यहाँ पे क्या दिया है, P आपको स्टेटमेंट दिया गया ही swims and Q आपको दिया गया water is warm, ठीक है। अब आपको नीचे सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया है और उसको वर्बल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था उसमें वर्बल फॉर्म दिया गया था और उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना था। ये एग्जैक्टली उल्टा है, इसमें आपको सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया है, आपको वर्बल फॉर्म में लिखना है। पहला क्या है, पी डबल इम्प्लीकेट निगेशन ऑफ क्यू। अब सबसे पहले डबल इम्प्लीकेट का मतलब समझ लो, क्या होता है डबल इम्प्लीकेट, इफ एंड ओनली इफ, मतलब पी होगा इफ एंड ओनली इफ निगेशन ऑफ क्यू होगा, बराबर है। तो मैंने पी लिखते तो बोले पी क्या है हमारे पास, ही स्विम्स, तो मैंने ही स्विम्स लिख लिया। उसके बाद क्या, डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या, इफ एंड ओनली इफ, तो उसके बाद लिख लिया इफ एंड ओनली इफ। अब आगे क्या है, निगेशन ऑफ क्यू, मतलब इस स्टेटमेंट्स का निगेटिव। वाटर इज वार्म का निगेटिव क्या होगा, वाटर इज नॉट वार्म, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया वाटर इज नॉट वार्म, मतलब ही स्विम्स विच इज पी, इफ एंड ओनली इफ विच इज डबल इम्प्लीकेशन, वाटर इज नॉट वार्म इज निगेशन ऑफ क्यू। समझ में आ गया, पी डबल इम्प्लीकेट्स निगेशन ऑफ क्यू, वही आपको पूछा गया। दिस इज ऑल लॉजिकल। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज ठीक से पता होगी तो ये चीज़ें सॉल्व करना काफ़ी बेसिक है। अगला क्या है, क्यू इम्प्लीकेट पी, मतलब अगर क्यू होगा तो पी होगा। क्यू क्या है हमारे पास, वाटर इज वार्म, इफ वाटर इज वार्म, इफ एंड देन वाला है ना, देन पी, पी मतलब क्या, ही स्विम्स, देन ही स्विम्स, मतलब इफ water is warm, मतलब if Q is happening then P is going to happen, Q is the condition and P is the result in this particular। वैसे इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। एनी प्रॉब्लम समझ में आ गया है? होपफुली यू पीपल आर क्लियर विद द concepts of conditional and bi-conditional statements and how to use the truth values of conditional and bi-conditional statement using truth tables. So please go through it, revise it. I'm going to share one more video along with this to clear your doubts, further doubts, so please go through that video also. And as I told you, for solving these particular exercises the truth tables are must, so truth table एक बार ठीक से रिवाइज कर लो। Okay, thank you so much everyone, all the best।